नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए हम चला रहे हैं अपने यूट्यूब पर क्रांति यूट्यूब बैच। यानी कि प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए अब आपको एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी ऑनलाइन कोर्स की ज़रूरत है और ना ही किसी ऑफलाइन कोर्स की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो मेंस की तैयारी के लिए मेंस के कोर्स की। और दोस्तों, अगर आपको बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से मेंस की घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करनी है तो आपको मैं बता दूं कि आपको सिर्फ एक काम करना है और आपकी ये प्रॉब्लम खत्म। आपको सिर्फ हमारा ऐप इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर पे जाके लिख दीजिए एकेएस सिविल एकेडमी। आपको एकेएस सिविल एकेडमी का ऐप दिख जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और वहां पर दे रखा है दोस्तों मेंस का ऑनलाइन कोर्स, जहां पर आपको एज इट इज वही क्लासेस मिलेंगी जो हम यहाँ पर इंदौर में ऑफलाइन एकेडमी के अंदर पढ़ाते हैं। तो आपको घर बैठे वही चीज़ मिलेगी और वो भी बहुत कम प्राइस में। तो आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ अपने मेंस को साथ साथ चला पाएंगे। और अगर आपको मेंस की सेल्फ स्टडी करनी है तो उसमें भी बहुत बढ़िया चंगा वाली बात है, हमने वीडियो बना के डाली हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर। आप जाके उसको देख सकते हैं और कैसे मेंस की सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी करनी है आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो प्रीलिम्स के अपने सफर पर बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग आगे। और वैसे तो मेरी इस क्रांति यूट्यूब बैच में डेली एक वीडियो आनी चाहिए, बट दोस्तों जब हम आगे के लिए कुछ अच्छा प्लान कर रहे होते हैं और तो चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा सा समय इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से कई बार ऐसा बीते एक हफ्ते से ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मैं डेली वीडियो नहीं डाल पाता, एक दिन छोड़ के जो है वीडियो आ रही है। परंतु मैं आपको इस बात के लिए बिल्कुल सुनिश्चित आपको ये बात मैं कर दूं कि ये सिलसिला बस कुछ दिन का और है। उसके बाद 10 दिन के भीतर भीतर जो भी उम्मीद करते हैं जो रिमेनिंग काम है वो कंप्लीट हो जाए और आपके लिए हम डेली एक वीडियो जो है आपके क्रांति यूट्यूब बैच में हम आपको दे सकें दोस्तों। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर को। तो ये है हमारी इस क्रांति यूट्यूब बैच का लेक्चर नंबर 11। वहां पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। और दोस्तों हम लोग लगातार मध्य प्रदेश सरकार की जो संदेश मैगजीन होती है, बेसिकली एमपी की करंट अफेयर्स मैगजीन मान लो, और ये सरकार हमको बना के देती है। हम ये पिछले 12 महीने की मैगजीन्स को जो है पढ़ रहे हैं, इनकी स्टडी कर रहे हैं। 12 महीने पीछे जब हम जाएंगे लगातार तो हमको तो सीएम भी बदले हुए दिख जाएंगे, क्योंकि अभी डॉक्टर मोहन यादव जी को 12 महीने भी नहीं हुए हैं। तो लेकिन हमको तो 12 महीने पुराना ये मैगजीन पढ़ के चलना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना, मतलब 12 महीने तो कम से कम है। इसी सीरीज में मैं प्रयास करूंगा कि आगे 12 महीने से भी जो पुरानी करंट अफेयर्स हैं वो भी आपको इस संदेश मैगजीन के माध्यम से मैं कवर करवाऊं। तो ये आप सब कुछ देख लिया करिए। जो फ्रंट पेज होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही आप कमेंट सेक्शन में ये पूछें कि सर हमको प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए, प्लीज़ हमको बता दीजिए, तो दोस्त मतलब आप गलत वीडियो पे आ गए हो। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर जाके देखनी चाहिए ये वीडियो। जिस व्यक्ति ने ये वीडियो देख ली ना, उसकी सारी टेंशन खत्म है। मुझे कई बार कमेंट में अब सी सेट का भी आने लगा है कि सर सी सेट की तैयारी कैसे करनी है, वो तो आपने इस वीडियो में बताई नहीं है। मेरे भाई, सी सेट एमपीपीएससी का इतना इजी होता है कि आप आंख बंद करके भी देके आओगे ना तो भी पास हो जाओगे। कोई तैयारी नहीं करता सी सेट की, यूं ही देके आ जाते हैं, यूं ही पास हो जाते हैं। मतलब 1000 में से एक व्यक्ति होगा जो फेल होता होगा इसके अंदर, जिसने सच में ही आंख बंद करके कुछ नहीं भरा वो फेल हो जाता होगा। अन्यथा आपको सी सेट के लिए कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ये यूपीएससी नहीं है। यूपीएससी में तो 6 महीने कम से कम डेली थोड़ा थोड़ा तैयारी करनी पड़ती है सी सेट की, परंतु एमपीपीएससी में नो सी सेट, कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। बढ़िया चंगा आपका काम हो जाएगा। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि एमपी की जो सरकार है ना, वो संदेश मैगजीन तो लॉन्च करती ही करती है, लेकिन जब से डॉक्टर मोहन यादव जी सीएम बने हैं तब से ये सीएम बुक कहते हैं। ये जो आपको सामने दिख रही है ना, इसको सीएम बुक कहते हैं। तो इस तरह की सीएम बुक
3 मैगजीन जो है लॉन्च करी हैं जब से डॉक्टर मोहन यादव जी बने, और मुझे नहीं लगता कि अब ऐसी सीएम बुक ये लॉन्च करेंगे, क्योंकि नए सीएम आए थे तो इन्होंने 3 मैगजीन लॉन्च कर दी कि हमने आने वाले 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में क्या काम किया। तो ये 3 मैगजीन भी मैं आपके लिए ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ इस सीरीज में। वो तो मैं बीच बीच में आपको अलग से बताता नहीं हूँ कि मैंने ये चीज संदेश मैगजीन से ना उठा के इस वाली मैगजीन से उठा ली है, क्योंकि ये भी मैगजीन, मैं इसको एक तरीके का संदेश मैगजीन का ही पार्ट मानता हूं बेसिकली। तो ये भी मैं आपके लिए कवर करता हुआ चल रहा हूं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और जो सबसे पहली खबर हम सभी के सामने दोस्तों मौजूद है, आई होप कि इतना जूम करके आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, ये बस एक नॉर्मल सा, अब मैगजीन में क्या काफ़ी सारी चीज़ें काम की नहीं भी होती हैं, वो थोड़ी सी पॉलिटिकल खबर भी होती हैं कि सीएम साहब ने यहाँ पर सफाई करी, यहाँ पर सफाई करी, इन लोगों से मिले, उन लोगों से मिले, तो ये काम की नहीं होती है। तो बहुत ध्यान से हमें उसकी स्टडी करनी पड़ती है। तो स्टडी करते करते दोस्तों मुझे बीच में एक ये सेक्शन मिला था कि प्रदेश के विकास में जो जनजातीय वर्ग की भूमिका है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसकी हेडिंग थी। अगर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं कहूं कि अगर हम एमपी का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसमें ट्राइबल लोगों का काफी इंपॉर्टेंट रोल है ना। ट्राइबल लोगों का क्या है, ट्राइबल लोगों का इंपॉर्टेंट रोल है काय में ट्राइबल लोगों का इंपॉर्टेंट रोल है अगर हम मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो। ऐसी हेडिंग का जो है नाम है। लेकिन इस हेडिंग के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो हमको कुछ फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, उस फैक्ट को हम फटाक से देख लेते हैं। देश की कुल जनसंख्या यानी कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में जनजातीय संख्या का प्रतिशत 8.63 है। कितना है? 8.63 है। ठीक है दोस्तों, तो देश की जो टोटल जनसंख्या है उसमें ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है? 8.63। और मध्य प्रदेश में, ये तो हो गया इंडिया के नजरिए से कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन और इंडिया में जो ट्राइबल्स हैं तो उसका उन्होंने परसेंटेज बता दिया। ये परसेंटेज हमको पता होना चाहिए कि एक तरफ हम इंडिया की टोटल पॉपुलेशन ले लें और दूसरी तरफ हम इंडिया के ट्राइबल्स लोग ले लें तो कितना प्रतिशत बैठेगा ट्राइबल्स की संख्या? 8.63% किसकी? टोटल पॉपुलेशन की। मध्य प्रदेश में जनजातीय समुदाय की संख्या तकरीबन कितनी है? 1,53,00,000। तो ये जो 8.63 है दोस्तों, ये किसके नजरिए से है? ये इंडिया के नजरिए से है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब अगर हम मध्य प्रदेश में टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन देखें, जनजातीय संख्या, तो वो हमको कितनी देखने को मिलती है? 1,53,00,000। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपका दोस्तों फैक्ट बन जाता है। और अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें, परसेंटेज के हिसाब से कि ट्राइबल लोगों की कितना प्रतिशत पॉपुलेशन में है, तो ट्राइबल लोगों का पॉपुलेशन कितना है? 21%। क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्राइबल्स जो है निवास करते हैं, जनजातीय संख्या सबसे ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश में टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट केवल ट्राइबल पॉपुलेशन है? तो वो है दोस्तों 21%। ये एमपी की ट्राइबल पॉपुलेशन है और ये इंडिया की जनजातीय संख्या है। ठीक है, और ये एमपी की ट्राइबल पॉपुलेशन का टोटल है विदाउट प्रतिशत। इतना क्लियर हो गया? हम ये 2-3 फैक्ट याद कर पाएंगे। अब सुनो, मध्य प्रदेश में 55 जिलों में से 20 जिले ऐसे हैं और उन 20 जिलों के कितने विकास खंड? 89। इससे पहले वाला जो मैंने लेक्चर लिया था, मैंने उसमें विकास खंड के बारे में काफी अच्छे समझाया था। विकास खंड का मतलब कुछ नहीं बल्कि ब्लॉक होता है। हर डिस्ट्रिक्ट काफी सारे ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो टोटल हमने 20 जिले लिए हैं और उन 20 जिलों के टोटल हमने कितने ब्लॉक्स उठाए हैं? 89 ब्लॉक्स उठाए। ऐसा नहीं कह रहा कि 20 जिले में केवल 89 ही विकास खंड है, लेकिन हम तो केवल 89 की ही बात कर रहे हैं। अभी बताऊंगा क्यों। तो 20 जिलों के 89 ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन की संख्या मेजॉरिटी में है, यानी कि बहुमत में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मध्य प्रदेश के कितने ब्लॉक्स में ट्राइबल पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है? मध्य प्रदेश के कितने विकास खंडों में जनजातीय संख्या जो है बहुमत में है? तो वो कितनी है दोस्तों? 89 ब्लॉक्स। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कितने ब्लॉक?
9 ब्लॉक्स मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जहां पर जो मेजॉरिटी है, जो बहुमत है, वो किसका ज्यादा है? ट्राइबल्स का, जनजातीय लोगों का ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ये कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स इन्होंने इसमें डाले थे। उसके बाद दोस्तों और हम देखें, मध्य प्रदेश में विधानसभा की 47 सीट में से 47 सीट, सॉरी, राज्य विधानसभा की 47 सीट और लोकसभा की 6 सीट अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित है। इतना आप सभी को समझ में आया कि मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें कितनी सीट? 47 सीट किसके लिए आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी लोगों के लिए। तो ये तो आप सभी को वैसे भी पता होगा, मध्य प्रदेश की पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में टोटल कितनी सीट एसटी को डेडिकेटेड है? 47 आरक्षित हैं एसटी के लिए। और लोकसभा के अंदर कितनी सीट आरक्षित हैं? लोकसभा के अंदर कितनी सीट आरक्षित हैं दोस्तों? 6 सीट आरक्षित हैं। किसकी तरफ से? मध्य प्रदेश की तरफ से। तो क्योंकि मध्य प्रदेश की तरफ से लोकसभा के अंदर टोटल कितने एसटी के लोग जाएंगे? 6 एसटी के लोग जाएंगे। ये आपको फंडा समझ में आया। और विधानसभा में 47 एसटी के लोग जाएंगे। ये भी दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अच्छा। बहुत बढ़िया। बाकी वो 35 सीट वाला पढ़ने की जरूरत नहीं, ये यहां तक इंपॉर्टेंट है। तो ये एक फैक्चुअल डेटा है दोस्तों, इसको आपको पता होना बहुत जरूरी था। उसके बाद हम आगे देखते हैं। एक और यहां पर इन्होंने आर्टिकल दिया था कि जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट करना है या किया जा रहा है, ऐसा करके एक टॉपिक था। तो अब यहां पर देखना, यहां पर फैक्ट कहां कहां छुपे हुए हैं कि मध्य प्रदेश में इंटरनेशनल लेवल के टोटल कितने हॉकी टर्फ बनाए जाएंगे? तो 18 हॉकी टर्फ बनाए, मतलब निर्मित हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं, तथा 3 हॉकी टर्फ निर्माणाधीन है। मतलब हॉकी खेलने के लिए जो स्टेडियम रहता है वो इंटरनेशनल लेवल के ऑलरेडी मध्य प्रदेश में कितने हैं? 18। और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन कितने हैं? 3। तो टोटल कितने हो जाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर हॉकी के इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से? 21 हो जाएंगे स्टेडियम। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अब और देखो दोस्त, और देखो और क्या लिखा हुआ है। ऐसे ही दोस्तों एथलेटिक्स, जो एथलेटिक्स मतलब समझते हैं? दौड़, और जिसमें मतलब रेसिंग होती है, लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप होती है, तो मतलब जितने भी भागने वाले जो खेल होते हैं, रनिंग वाले जो खेल होते हैं, वो सब एथलेटिक्स में आते हैं। ठीक है, तो एथलेटिक्स के लिए क्या है कि सिंथेटिक स्टेडियम बनता है। क्या बनता है? सिंथेटिक स्टेडियम बनता है। तो ये भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का, इंटरनेशनल लेवल का। तो एमपी में कितने एथलेटिक सिंथेटिक इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं? तो दोस्तों 10 हैं। ठीक है, और हॉकी के कितने हैं? 18 हैं। एथलेटिक कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, और फिर आगे क्या कहा जा है, और आगे क्या कहा जा रहा है? विभाग के स्वामित्व के 107 स्टेडियम, खेल प्रशिक्षण केंद्र निर्मित हैं तथा 56 निर्माणाधीन है। चलो ये भी ठीक है, अब इसको भी आएंगे। ये बेसिकली याद हो गया आपको, एथलेटिक स्टेडियम वाला, एथलेटिक स्टेडियम। तो ये एथलेटिक स्टेडियम का हो गया। ठीक है, तो 10 हो गए एथलेटिक स्टेडियम, ये हैं, निर्मित हैं, बने हुए हैं। और 18 हो गए हॉकी स्टेडियम, ये भी हैं, निर्मित हैं, बने हुए हैं। और 3 हॉकी के निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन। टोटल हॉकी के 21, एथलेटिक के 10। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, और उसके बाद, हाँ, उसके बाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कितने हैं? उसके बाद जो स्पोर्ट्स प्रशिक्षण यानी कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कितने हैं? तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दोस्तों 107 हैं, ये बने हुए हैं ऑलरेडी। और 56 अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि ये बनने के प्रोसेस में लगे हुए हैं। सबको समझ में आ गया आपको? बस इतना आपको करना था दोस्त, बस इतना आपको करना था, और कुछ भी नहीं करना था आपको। ठीक है, हो जाएगा। एक बार फिर लिख के बता दूं क्या? तो हॉकी में देख लो, हॉकी में देख लो, हॉकी में कितने हैं ऑलरेडी बने हुए? 18। अंडर कंस्ट्रक्शन कितने हैं? 3। उसके बाद एथलेटिक के जो इंटरनेशनल स्टेडियम है वो कितने बने हुए हैं? 10। निर्माणाधीन बताया नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन बताया नहीं है।
उसके बाद स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कितने हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए कितने बने हुए हैं, तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए दोस्तों 107 ऑलरेडी बने हुए हैं, और अंडर कंस्ट्रक्शन कितने हैं, 56 जो है दोस्तों अंडर कंस्ट्रक्शन है। इतना क्लियर हो गया आप सभी को, वेरी नाइस। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओगे कि अभी जो पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं, मैं ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बजट वाले सेक्शन में भी मैंने इसको पढ़ाया था, और संदेश मैगजीन जब मैं पढ़ा रहा था उस दौरान भी मैंने पढ़ाया था। आपको ये बताना है कि पेरिस ओलंपिक जो होने वाले हैं, अब पेरिस ओलंपिक 2024, तो पेरिस ओलंपिक 2024 में मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं, ये क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सोच समझ के करना, और जब कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टाइप करो तो ऐसे लिखा करो आगे QUESTION क्वेश्चन, या हिंदी में प्रश्न लिखो, और फिर आगे उसका उत्तर करके उसका आंसर लिख दिया करो। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को जो मैंने पढ़ाया है उसको देखकर, और अगर आप भूल गए हो तो खुद से सर्च कर कर अगर आप इसका आंसर देते हो तो आपको हमेशा के लिए चीज याद रह जाएगी, और आने वाले प्री 2025 के नजरिए से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट बनेगा ये, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर उसने पुराना डेटा पूछ लिया, एमपीपीएससी को पुराना डेटा पूछना पसंद है, तो वो क्या बोल देगा, वो आपसे पूछ लेगा 2020 के टोक्यो ओलंपिक, यानी कि 4 साल पहले की कहानी वो आपसे पूछ लेगा। तो क्या लिखा हुआ है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में मध्य प्रदेश की खेल अकादमी के खिलाड़ियों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन कर 10 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभागिता की गई। मतलब कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था मध्य प्रदेश की तरफ से, 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था मध्य प्रदेश की तरफ से, 10 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था मध्य प्रदेश की तरफ से। कौन से ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक 2020 में, ठीक है। इस चीज को आप याद रख पाएंगे। तो ये आपका पुराने डेटा के अनुसार भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि पीछे के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहां पर एक खबर हमको देखने को मिलती है, जैसे मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद चलता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ऐसे ही एक और यहां पर मैंने नाम इसमें पढ़ा था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आई होप कि आप वैसे ही समझ गए होंगे कि प्रत्येक जिले में यानी कि एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर जिले के अंदर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक स्टेडियम मान लो जहां पर हर तरीके की प्रैक्टिस कर सकता है खिलाड़ी, ठीक है। तो इसीलिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे फायदा क्या है कि उस जिले के अंदर जितने भी खिलाड़ी हैं उनको ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए अच्छा इंतजाम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों उसके बाद मध्य प्रदेश में ब्रेक डांस एकेडमी की स्थापना की जा रही है। यह भी मैं आपके लिए दोस्तों एक प्रश्न बनाता हूं, यहां पर आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में, मध्य प्रदेश के किस जिले में ब्रेक डांस, मध्य प्रदेश के किस जिले में ब्रेक डांस एकेडमी बनाई जा रही है, या बनाई जाने की बात की जा रही है, ठीक है। ब्रेक डांस एकेडमी बनाई जा रही है। ये भी तो आज आपके अभी तक फिलहाल 2 क्वेश्चन हो गए। मैं आपको हर वीडियो में क्वेश्चन तो देता नहीं हूं, कभी कभार देता हूं, तो आज दे रहा हूं, तो आपको इनके जवाब देने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज और लिखता है, ई स्पोर्ट्स एकेडमी एवं जिला उज्जैन में मलखंब एवं जिम्नास्टिक एकेडमी की स्थापना की जाना प्रस्तावित है। अब देखो, ई स्पोर्ट्स एकेडमी तो ये तो इलेक्ट्रॉनिकली चलेगी, तो इसमें तो कोई जिले का सवाल उठता नहीं है। ये भी अभी तक प्रपोज्ड है, प्रस्तावित है, बनाई गई नहीं है। दूसरा, आपसे एक और प्रश्न बनता है कि मलखंब एवं जिम्नास्टिक एकेडमी की स्थापना कहां की जाएगी।
तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, उज्जैन में की जाएगी। इतना क्लियर हो गया, बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये भी। ब्रेक डांस वाले का आपको जवाब देना है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रत्येक जिले में एक बनेगा, इसका याद आपको रखना है। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या कहानी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, अभी ये साइड भी दिखाऊंगा आपको। अभी फिलहाल इतना देख लो। ग्लोबल स्किल पार्क कहां पर है? ग्लोबल स्किल पार्क कहां पर है दोस्तों? भोपाल में है। अभी इसका पूरा नाम भी बताऊंगा। ग्लोबल स्किल पार्क कहां है? भोपाल में। और ग्लोबल स्किल पार्क से एवरी ईयर, प्रति वर्ष कितने युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी? तो दोस्तों 6000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। इतनी चीज पहले आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा आगे पढ़ने का यहाँ पर कोशिश करते हैं, यहाँ पर क्या कही जा रही है। तो अभी फिलहाल जो ग्लोबल स्किल पार्क है वो कहाँ पर उसकी स्थापना की गई है? तो दोस्तों उसकी स्थापना की गई है भोपाल में, ठीक है, भोपाल में मौजूद है। और लेकिन फिर वो नीचे एक चीज और लिखता है, वो नीचे एक चीज और लिखता है कि रीवा, सागर, ग्वालियर और जबलपुर, तो ये 4 जगह पर भी ग्लोबल स्किल पार्क बनाए जाएंगे। ये अभी स्वीकृत, इनको मतलब इनको एक्सेप्टेंस मिल चुकी है, स्वीकृति इनको मिल चुकी है। तो ये 4 आने वाले जिले में मतलब जो है ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा भोपाल के अलावा। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अब भोपाल में तो देखो कितने एकड़ में बना हुआ है ग्लोबल स्किल पार्क? 36 एकड़ में बना हुआ है। और यहां पर जो है दोस्तों हॉस्टल की सुविधा भी बनाई गई है। हॉस्टल में 600 बॉयज और 600 गर्ल्स की रुकने की व्यवस्था भी की गई है। और प्रति वर्ष भोपाल के इस ग्लोबल स्किल पार्क से मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कितने हजार बच्चों को, कितने हजार युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। 6000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। अब दोस्तों ये आपको क्लियर हो गए, ये फैक्ट्स ये जरूरी थे। अब अगर आपको नहीं पता है कि ये ग्लोबल स्किल पार्क आखिर होता क्या है, तो पहले तो वो सुन लो। देखो ग्लोबल स्किल पार्क का बेसिक मतलब क्या है कि जैसे कि मान के चलो आपने 12वीं पास कर ली, ठीक है, आपने 12th पास कर ली, आपने मान के चलो 12th पास कर ली, ठीक है। अब 12th पास करने के बाद अब आपको कोई डिप्लोमा करना है ना, आपको क्या करना है? कोई डिप्लोमा करना है। तो ये जो ग्लोबल स्किल पार्क होता है ना, ये बेसिकली आपको टेक्निकल चीजों में डिप्लोमा करवाता है, ऐसा आप इसको समझ लो। 12th पास आप कर चुके हो और अब आपको कोई डिप्लोमा करना है, नॉर्मल तरीके से आप यही करते हो। लेकिन ग्लोबल स्किल पार्क क्या करता है? आपको टेक्निकल फील्ड में ट्रेनिंग देता है। ग्लोबल स्किल पार्क क्या करता है? टेक्निकल फील्ड में ट्रेनिंग देता है। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे ना, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे और फिर कोर्सेज में जाओगे कि साहब कौन कौन से कोर्सेज हैं, और पहले तो आप कहोगे सर इसमें एडमिशन कैसे होता है, तो भैया कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। यहां पर एडमिशन का एक तरीका है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो पहले आएगा उसको पहले यहां पर कोर्स में जोड़ दिया जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, ठीक है। तो आपने 12वीं पास कर ली और आपने ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में दाखिला भी ले लिया और कोई कोर्स आपने कर लिया, तो होगा क्या कि कोर्स के एंड में आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और इस सर्टिफिकेट के जॉब पर आपको एक ठीक ठाक रोजगार मिल जाएगा। अब ये रोजगार उतना अच्छा तो नहीं होगा जितना आप ग्रेजुएशन में बीटेक करके, इंजीनियरिंग करके उस चीज को हासिल करते हो, परंतु एक स्किल आपने सीख ली है। जैसे कि इनके कुछ कोर्सेज मैंने देखे तो उसमें एक एसी फ्रिज रिपेयर करके एक उसमें कोर्स था। तो भैया एसी और फ्रिज के रिपेयर का अगर किसी ने काम किया हुआ है तो एलजी जैसी कंपनी, सैमसंग जैसी कंपनी, हायर जैसी कंपनी, वर्लपूल जैसी कंपनी इनको हायर कर लेगा और ठीक इनको 20-25 हजार रुपए की सैलरी भी वो देते हैं, ऑफर करते हैं, ठीक है। या फिर अगर ये खुद ही स्किल सीख जाएंगे तो अपना काम भी डाल सकते हैं। समझ रहे हैं आप कितना बढ़िया चीज है? तो ये इस तरीके से काम करता है। तो ये कोई ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं देता, आप एक तरीके से ये समझ लो कि एक सर्टिफिकेट आपको देता है कि आपने फलानी स्किल सीख ली है, इस फील्ड में सीख ली है, और ये सरकारी सर्टिफिकेट है, इसको दिखा के कोई भी कंपनी आपको नौकरी पर रख लेगी। जरूरी नहीं कि आप इंजीनियरिंग करके ही आओ, परंतु ये कोशिश करते हैं कि ज्यादातर जितने भी इंजीनियरिंग संबंधित चीजें होती हैं उसी में आपको जो है ट्रेनिंग दिलवाते हैं। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए बहुत बढ़िया।
तो क्या है, ये नॉलेज, एक प्रैक्टिकलिटी इसकी थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। एडमिशन कैसे होगा, सिखाएंगे क्या, ये सब चीजें। अब दोस्तों देखिए, ये जो भोपाल का ग्लोबल स्किल पार्क है, इसका पूरा नाम सुन लो आप। इसका पूरा नाम है SSRGSP, ठीक है ना, SSRGSP, यानी कि संत संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क। तो संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क, SSRGSP। अब अगर आपसे एक प्रश्न पूछ ले कि ये भोपाल का जो SSRGSP है, इसकी शुरुआत कब हुई थी इस ग्लोबल स्किल पार्क की, तो बेझिझक आपको बता देना है दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 3 जुलाई 2017। अब आप कहेंगे सर नीचे जो फोटो लगी हुई है ये किस महाशय की है, तो ये भी आप सुन लीजिए दोस्तों। ये भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क के CEO हैं। इनका नाम है मिस्टर रामालिंगम, ठीक है। इनको भी आप याद यहां पर रख सकते हैं फॉर फैक्चुअल डेटा। दोस्तों उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक ये मध्य प्रदेश का ये जो स्टेनोग्राफर का पेपर होता है, उसमें एक प्रश्न बना था, अंग्रेजी में ही है, मैं आपको समझा भर ही देता हूं कि जो ग्लोबल स्किल पार्क है ना, उसका ग्लोबल स्किल पार्क जो कि भोपाल में है, अब ये 2017 में बना था, 2018 में ये देखो क्वेश्चन आ गया था। तो उसका उद्देश्य क्या है साहब, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल। अभी थोड़ा आपके लिए जूम कर देता हूं। अब देखो, ये इसके विकल्प थे, जैसे कि नीचे देखते हैं, सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे अपना स्कूल ड्रॉप आउट कर चुके हैं, अपना स्कूल बीच में छोड़ चुके हैं, क्या उनको सपोर्ट देना? नहीं भैया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। स्कूल काय को छोड़ दिया है, 12वीं तक तो आपने पढ़ाई करी है, उसके बाद आप जाओगे ग्लोबल स्किल पार्क के अंदर, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। उसके बाद पार्क बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। अरे भैया ऐसा भी कुछ नहीं है, पार्क बनाने के लिए ट्रेनिंग क्या, वो तो आपको किसी टेक्निकल कोर्स में ट्रेनिंग देंगे ताकि आपकी नौकरी लग सके। तो पार्क कौन सा बनाने जा रहे हो आप, ये भी गलत है। उसके बाद ट्रेनिंग दी जाएगी आपको प्रिसीशन इंजीनियरिंग। हाँ, अब ये कुछ सही सा लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ग्लोबल स्किल पार्क में हमेशा प्रयास किया जाता है कि ज्यादातर जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र हैं उनमें कुछ ना कुछ आपको स्किल सिखाई जाती है, तो इसको अभी हम होल्ड पे रखते हैं। ग्लोबल मार्केटिंग फॉर प्रोड्यूसेस, यानी कि ग्लोबल स्किल पार्क आपको मार्केटिंग सिखवाता है, नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो फिर भैया यही जो है सही ऑप्शन बन गया आपका, ऑप्शन नंबर 2। इतना क्लियर हो गया साहब, बहुत बढ़िया। तो ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, इनके लिए भी हमको प्रिपेयर रहना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक योजना का जिक्र हुआ था, PM विश्वकर्मा योजना। मैंने इसीलिए इसको जो है यहां पर शामिल कर लिया, है ना। हाँ, पहले तो आप इधर देख लो, पहले एक दफा अंग्रेजी वालों को भी समझा देते हैं हम यहां से, है ना। पहले तो ये देख लो आपकी जो PM विश्वकर्मा योजना, ये PM विश्वकर्मा योजना का इसका लोगो है। नीचे लिखा हुआ है सम्मान सामर्थ्य समृद्धि, PM विश्वकर्मा योजना। ये योजना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है, तो यहां पर लिखता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है ये एक योजना है। इसको शुरू कब किया गया? तो दोस्तों ये काफी लेटेस्ट योजना है, 17 सितंबर 2023। कब शुरू किया गया है इसको दोस्तों? 17 सितंबर 2023 में इसको शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो सुनिए दोस्तों। हमारे देश में जितने भी आर्टिसंस हैं और जितने भी मतलब शिल्पकारों वगैरह की सबकी बात हो रही है, जितने भी आर्टिसन हैं, क्योंकि शिल्पकार वगैरह बोल देते हैं तो इंग्लिश वालों को उतना समझ में नहीं आता। तो आर्टिसन और क्राफ्ट पीपल, कोई मटका बना रहा है, कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, तो कोई माली है। तो आर्टिसन हो गए और जो क्राफ्ट पीपल हो गए, इनको बेसिकली मदद करना इस योजना का काम है, इनको सपोर्ट देना इस योजना का काम है। अब सपोर्ट कैसे देंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा, अभी आप सुनना, है ना। हिंदी वाला यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इसमें उन्होंने पूरी जानकारी जो है डाली थी मैगजीन के अंदर, किसको हम पढ़ते हैं। तो देखो, पारंपरिक जो कारीगर होते हैं या जो क्राफ्ट पीपल यानी कि जो शिल्पकार होते हैं, इन लोगों को सहायता दी जाएगी
ठीक है। और भैया कारीगर तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई खिलौने बनाने वाला भी है, कोई लोहे का सामान बनाने वाला भी है, कोई मटका बनाने वाला भी है, कोई माली भी है ना। तो ये तो बहुत सारे होते हैं। तो इस योजना में आप याद रखना 18 टाइप के कारीगरों की मदद की जाएगी। 18 टाइप के 18 टाइप के काम करने वाले 18 टाइप के काम करने वाले कारीगर। मतलब एक प्रकार का कारीगर नहीं कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कारीगर ले लिया, नहीं, हमने टोटल 18 प्रकार के कारीगर इसमें उठाए हैं। ठीक है। अब सुनिए इनकी मदद होगी कैसे। तो दोस्तों सुनो, सबसे पहले तो किसी भी कारीगर को क्या होता है, उसके टूल किट होती है, उसके औजार होते हैं, वो जरूरी होता है। तो सबसे पहले तो पीएम विश्वकर्मा योजना में जो कारीगर लोग हैं उनको क्या दी जाएगी, टूल किट, यानी कि जो उनके औजार वगैरह हैं वो खरीदने के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे। तो पहले तो उनको उनके औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे, क्योंकि टूल किट महंगी आती है। उसके बाद दोस्तों फिर उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। पहली बार में 1 लाख रुपए देंगे और फिर दूसरी बार में उनको 2 लाख रुपए देंगे। अब आप कहोगे सर सरकार बड़ी मेहरबान हो रही है। नहीं, देखो 15,000 टूल किट खरीदने के लिए दे दिए, वो अलग चीज है। ये जो 1 लाख और 2 लाख दिया है ये लोन दिया है, परंतु वो 15 लाख, वो 15,000 लोन नहीं है। लेकिन ये जो 1 लाख है और जो 2 लाख है ये क्या है, लोन है। लेकिन ये काफी सस्ता है, मतलब इस पर ब्याज दर बहुत कम रहेगी दोस्तों। ठीक है। इसके बाद सुनिए, इसके बाद क्या होगा। उसके बाद फिर इन कारीगरों को प्रारंभिक यानी कि प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। इनको प्रारंभिक ट्रेनिंग दी जाएगी कितने दिन की, 5 से 7 दिन की। ठीक है। और फिर इनको बाद में जो है 15 दिन का जो है वापस से फिर ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। एडवांस प्रशिक्षण किया जाएगा। एडवांस मतलब जो थोड़ा सा और मुश्किल होता है। तो शुरू में 5 से 7 दिन तो नॉर्मल जो ट्रेनिंग होती है उनकी कारीगरी के हिसाब से। ठीक है। और बाद में फिर अगले 15 दिन में जो एडवांस लेवल की, जो डिफिकल्ट लेवल की ट्रेनिंग होती है वो उनको जो है दी जाएगी। तो टोटल हम मान सकते हैं 20 से 22 दिन की ट्रेनिंग जो है सरकार इन कारीगरों को दिलवाएगी। और जब तक इनकी ट्रेनिंग चलेगी ना 20 से 22 दिन, तो प्रतिदिन इनको कितना रुपए देगी सरकार, 500 रुपए देगी इनके भत्ते के रूप में। ठीक है। सही बात है, सही बात है। देखो ट्रेनिंग के दौरान भी तुमको पैसा मिल रहा है, लोन भी सरकार ने तुमको दे दिया। अब आप कहोगे सर लोन देने की क्या जरूरत थी, क्योंकि देखो इनको ट्रेनिंग वगैरह दे दी, उसके बाद ये कहीं नौकरी ना करना चाहे, अपना काम शुरू करना चाहे तो 2-3 लाख रुपया तो चाहिए भैया। तो उसके लिए सरकार इनको वो भी काम जो है दे रही है। ठीक है। और जब जब दोस्तों इनकी ट्रेनिंग हो जाएगी ना तो इनको सरकारी सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसको दिखा के ये कहीं भी जो है नौकरी कर सकते हैं। अब देखो मैंने क्या कहा था कि पीएम विश्वकर्मा योजना में टोटल कितने प्रकार के कारीगरों को इंक्लूड किया जाएगा, 18 प्रकार के कारीगरों को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है। अब ये बढ़ई वगैरह सुनो, ये फर्नीचर वाले, सुनार, गुड़िया बनाने वाले, खिलौने बनाने वाले, नाप बनाने वाला, कुम्हार, मटके बनाने वाला, नाई हो गया, अस्त्रकार हो गया, मूर्तिकार हो गया, माल निर्माता हो गया, मोची हो गया, लोहार हो गया, है ना, धोबी हो गया, है ना। तो ये सब, इन सारे ये टोटल आप गिनोगे तो 18 कारीगर हैं। तो इनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। मैंने इंग्लिश में भी देखो लिखा है, द स्कीम कवर आर्टिसन एंड क्राफ्ट पीपल एंगेज्ड इन 18 ट्रेड्स। ठीक है साहब। चलो, तो आई होप कि ये योजना आपको क्लियर हो गई है। भले ही प्रधानमंत्री जी ने शुरू करी है, केंद्र सरकार की योजना है, परंतु चूंकि मैगजीन में दे रखी थी तो पूछ भी सकता है वो आपसे। ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है इस दोस्तों का, इस योजना का नाम भी दोस्तों आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। अब ये मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना क्या है, सुनिए। बेसिकली जो बच्चे, जो युवा अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर चुके हैं, मतलब स्कूली शिक्षा का मतलब दोस्तों मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं कम से कम 10 क्लास तक की पढ़ाई करी है। कितने क्लास तक की पढ़ाई करी है, 10 क्लास। मतलब मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का अगर आपको लाभ उठाना है तो कम से कम 10वीं क्लास तक आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, तो आप इस योजना के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ठीक है। ये योजना एक तरीके की ऑन द जॉब ट्रेनिंग योजना है। मतलब इस योजना के तहत ट्रेनिंग भी दी जाएगी, इस योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ट्रेनिंग जैसे ग्लोबल स्किल पार्क वाले, वो तो बाकायदा कोर्स चलाते हैं अपना। यहाँ पर तो क्या है, सिंपल ट्रेनिंग दी जाएगी युवाओं को। और ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है ताकि तुम कुछ स्किल सीख सको, स्किल सीख सकोगे तो तुम काम कर पाओगे। ठीक है। तो ग्लोबल स्किल पार्क, और इसे कंफ्यूज मत करना, ग्लोबल स्किल पार्क एक बड़े लेवल पर आपको स्किल सिखा रहा है, वो बाकायदा एक कोर्स है।
ठीक है। लेकिन ये स्मॉल लेवल पर छोटा मोटा फटाफट से सिखा के कुछ भी रोजगार दिलवाना, ठीक है। तो इस पूरी योजना में क्या है कि ट्रेनिंग के साथ साथ सैलरी भी मिलेगी, कि आपको ट्रेन, अब ग्लोबल स्किल पार्क में थोड़ी ना सैलरी मिल रही है, वहां तो प्रॉपर कोर्स है वो तो। लेकिन यहां तो आपको, अब आप खुद ही समझ जाओ कि ट्रेनिंग के साथ सैलरी दे रहे हैं तो बहुत लंबा समय तो नहीं है ट्रेनिंग का, फटाफट से सिखा के उस दौरान कुछ पैसा दे के आपको रेडी कर देंगे, तभी तो इतने सारे लोगों को रेडी कर पाएंगे। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि जॉब भी करो, मतलब ट्रेनिंग भी लो, प्रशिक्षण भी लो, और उसी समय पैसा भी मिलेगा, तो वो तुम्हें जॉब जैसा महसूस होगा। अब सुनिए, इस योजना के तहत ऑलरेडी कितने छात्र ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इस योजना के तहत ऑलरेडी दोस्तों 10,522 युवा जो हैं वो ट्रेनिंग ऑलरेडी ले रहे हैं, ठीक है। इतना ये खैर नहीं पूछेगा वो आपसे, ये नहीं पूछेगा। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं दोस्तों, है ना, आगे चलते हैं। ये नहीं पूछेगा कि कितने लोग ट्रेनिंग ऑलरेडी ले रहे हैं, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि सीखो और कमाओ योजना, है ना, सीखो और कमाओ योजना, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना में भाग लेने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 से 29 वर्ष, ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब उसके बाद मैं आपको सीधे उस वाले चित्र पर लेके चलता हूं। ये सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने ये योजना चलाई थी, तो आइए जरा उसी लेवल पर दोस्तों थोड़ी सी हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अब देखो क्या कहा गया। अब अगर इस योजना का हिस्सा कोई ऐसा विद्यार्थी बनेगा जो 12वीं पास है, तो 12वीं पास विद्यार्थी को ट्रेनिंग के दौरान प्रति माह कितने पैसे दिए जाएंगे, 8,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति 12वीं पास नहीं है, आईटीआई का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किया हुआ है, तो उसे ट्रेनिंग के साथ 8,500 मिलेंगे। आईटीआई समझते हो, ये भी मैंने बजट के दौरान पढ़ाया था, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। जो लोग 10वीं क्लास पास ना करके 10वीं की जगह आईटीआई से अपना कोई डिप्लोमा कर लेते हैं तो वो भी मान्य होता है। तो जो बच्चा 12वीं पास है उसको 8,000 रुपये मिलेगा, और जो 12वीं की जगह आईटीआई से अपनी पढ़ाई करके आया, मतलब सॉरी मैंने 10th बोल दिया था, मतलब अगर कोई व्यक्ति 10th पास है और उसने 11th-12th क्लास ना करके 11th-12th क्लास की जगह आईटीआई से जो है डिप्लोमा कर लिया कोई ट्रेनिंग का, तो वो भी मान्य माना जाएगा, और ऐसे व्यक्ति को उल्टा 8,500 यानी कि 500 रुपये अधिक मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों आगे देखोगे आप तो आपको और क्या देखने को मिलेगा। परंतु अगर कोई व्यक्ति अलग से डिप्लोमा भी किया हुआ है, यानी कि वो 12वीं पास भी है और प्लस उसने डिप्लोमा भी किया हुआ है। ऊपर क्या था इस वाले कॉम्बिनेशन में, 12वीं पास मतलब 10वीं भी पास हो और 2 क्लास और पढ़ी हुई हैं। इसमें आईटीआई का मतलब क्या था कि तुम 10वीं पास हो और प्लस तुमने आईटीआई से ट्रेनिंग ली हुई है, ठीक है। तो 10+2 पे 8,000 रुपए, और 10+ आईटीआई पर 8,500 रुपए, और 12वीं के साथ अलग से तुमने डिप्लोमा किया हुआ है तो तुम्हें 9,000 रुपए मिलेंगे ट्रेनिंग के दौरान। और अगर तुमने 12वीं के बाद ग्रेजुएट भी अगर तुम हो, तुमने ग्रेजुएशन भी की हुई है, तो तुम्हें ट्रेनिंग के साथ कितना पैसा मिलेगा, 10,000 रुपया मिलेगा। तो 12वीं पास अलग चीज है और आईटीआई से ट्रेनिंग लेना अलग चीज है। 12वीं के बाद डिप्लोमा किया हुआ है तो अलग चीज है, और 12वीं के बाद अगर ग्रेजुएशन की है तो उल्टा ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रेनिंग भी देगी सरकार, और आपको ट्रेनिंग के दौरान पैसा भी देगी। तो ये इसमें पता होना, ये सिस्टम पता होना दोस्तों यहाँ पर था बहुत जरूरी। तो ये है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। अब इसकी तारीख देख लो कि इसको लॉन्च कब किया गया था, तो 22 अगस्त 2023। ये भी एक लेटेस्ट योजना है, पूछी जा सकती है एग्जाम में, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमको क्या देखने को मिलता है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल का शुभारंभ। दोस्तों जो कूनो नेशनल पार्क है वो उतना ज्यादा वहां पर टूरिस्ट नहीं आते हैं जितना बाकी दूसरे नेशनल पार्क्स में आते हैं। तो कूनो के अंदर पर्यटन को हम कैसे बढ़ा सकें, तो उसके लिए हमें उसके आसपास का माहौल अच्छा करना पड़ेगा। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल, ये पहली बार दोस्तों ऐसा कुछ काम शुरू किया गया है।
अन्यथा इससे पहले ऐसा कुछ भी फेस्टिवल जैसी चीज कूनो में कुछ नहीं चालू हुई थी। ये इसका प्रथम संस्करण है, यानी कि ये इसका फर्स्ट एडिशन है, पहली बार ऐसा हुआ है और अब प्रत्येक वर्ष होता रहेगा, उम्मीद हमको पूरी यही है। ठीक है, कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल का ये प्रथम संस्करण था, ये फर्स्ट एडिशन था। अब इसके तहत क्या किया गया दोस्तों, इसके तहत की गई ग्लैम्पिंग। अभी बताऊंगा कहाँ हुआ है। यही आपका अंग्रेजी का शब्द, हिंदी में भी इसको ग्लैम्पिंग कहते हैं, वहां पर इन्होंने यूज भी किया हुआ है ये शब्द। इनफैक्ट ये देखो, ये लिखा हुआ ग्लैम्पिंग। तो ये जो ग्लैम्पिंग शब्द होता है इसका मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे सर गलत तो नहीं लिख दिया, कैंपिंग तो सुना था, टेंट लगा के रहना उसको कैंपिंग कहते हैं। तो सुनो भाई, जब आप रहते तो टेंट में हो और आपके टेंट में आपको लग्जरी मिल रही होती है, मतलब सारी सुविधाएं, एसी भेसी सब लगा हुआ है, आप देखो ना कितने बढ़िया टेंट है यहाँ पे व्यवस्थित। तो जब आप रहते टेंट में हो परंतु लग्जरी के साथ रहते हो, तो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है ग्लैम्पिंग। तो इसे आप याद रखिएगा। ओके, चलिए, कुछ नया सीखने को मिला, ये तो एक बहुत जनरल सी चीज है ना। चलिए, तो आइए थोड़ी सी हम डिटेल समझें इसमें। अब चलो देख लेते हैं। पहली बात तो इसका आयोजन हुआ कब था? तो दोस्तों पिछले साल 2023 में 17 दिसंबर से लेकर कहां तक, 31 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल। ओके, अच्छा, और ये मैंने बता ही दिया कि ये पहली बार ऐसा शुरू किया गया है, कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल, ये प्रथम संस्करण है, फर्स्ट एडिशन है। इसको शुरू कहाँ किया गया है तो वो आप सुनिए। इसको शुरू किया गया है दोस्तों श्योपुर डिस्ट्रिक्ट, इसको शुरू किया गया है श्योपुर डिस्ट्रिक्ट। और श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव लगता है, गांव का नाम है दोस्तों रानीपुरा। श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव लगता है, तो उसका भी नाम हम यहां पर लिख देते हैं, रानीपुरा विलेज। रानीपुरा, रानीपुरा विलेज। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो लोकेशन भी आप समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पर पूरा टेंट सिटी टाइप का बना दिया गया ताकि पर्यटन खूब यहाँ पर बढ़ावा मिले, और जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर भी लोग इसको देखा देखी आए। बस इतनी कहानी है इसमें, सारे फैक्ट मैं आपको बता चुका हूं। बढ़े आगे, चलो। उसके बाद हाँ, ये है ना बढ़िया, ये तो बड़ा पुराना मसला है, इसमें तो आपको कहानी समझानी पड़ेगी मुझे। ठीक है, अब कहानी जब मैं आपको इसकी समझा दूंगा उसके बाद आप डिसाइड करना कि ये खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। मेरा काम तो एक बार आपको बताना जरूरी है, क्योंकि ये सच में जरूरी चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी है, और बहुत से लोगों को ये नहीं भी पता होगा। दोस्तों, इंदौर में आयोजित हुआ मजदूरों के हित, मजदूरों को समर्पित, ये कार्यक्रम का नाम था। ठीक है, ये क्या नाम था? मजदूरों के हित, मजदूरों को समर्पित। कार्यक्रम है, कार्यक्रम है, योजना नहीं है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये एक प्रोग्राम है, ये कोई योजना नहीं है। प्रोग्राम हुआ और प्रोग्राम खत्म हो गया, बस एक दिन का प्रोग्राम हुआ। ठीक है, नाम याद रहेगा, मजदूरों के हित, मजदूरों को समर्पित। हिंदी में भी यही नाम रहेगा, इंग्लिश में भी यही नाम रहेगा, नाम ही यही है ओरिजिनल। उसके बाद देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑनलाइन इस वीडियो के माध्यम से इस इंदौर के इस कार्यक्रम को अटेंड किया था, और रिमोट का बटन दबा के जो है इसकी शुरुआत भी करी थी। अब दोस्तों फिर उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा ना यहाँ पर एक खबर दे रखी थी। अब जिस चीज को ये लोग बड़ा बड़ा मेंशन करते हैं, मतलब वो चीज ही उस पूरे कार्यक्रम का मेन मुद्दा होता है। तो देखो, यहाँ पर इन्होंने एक मिल का नाम लिखा है, हुकुमचंद मिल। ये इंदौर में किसी जमाने में मिल हुआ करती थी, हुकुमचंद मिल। और हुकुमचंद मिल के 4,800 से अधिक मजदूरों को राज्य शासन ने दी राहत। यानी कि एमपी गवर्नमेंट ने हुकुमचंद मिल के लगभग 4,800 से भी ज्यादा कर्मचारियों को राहत दी, सहायता दी। कैसे, क्या है स्टोरी, क्यों दी? हुकुमचंद मिल ही क्यों, कौन है ये मिल, ये समझना जरूरी है। मेरे दिमाग में भी ये प्रश्न आया, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि आपके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके इसकी हिस्ट्री निकाल ली थोड़ी सी, ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए कि पूरा मसला आखिर है क्या। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तो यहां पे लिखा है क्या है मामला।
तो दोस्तों ये मामला है 12 दिसंबर 1991 का। सोचिए इतनी पुरानी कहानी है, आज तक चल रही है। 12 दिसंबर 1991 को इंदौर में एक मिल हुआ करती थी जिसका नाम था हुकुमचंद मिल। इस मिल को बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी नोटिस के हाथों हाथ बंद कर दिया गया। कारण ऐसा कुछ बताया गया था कि इस मिल के जो मैनेजमेंट थी उनको पैसों की थोड़ी तंगी हो रही, समस्या हो रही थी। परंतु बिना किसी नोटिस के हाथों हाथ अचानक एक दिन जो है पूरी मिल बंद कर दी गई। ठीक है। अच्छा, जब दोस्तों ये मिल बंद करी गई थी, तब इस मिल में, जब ये मिल बंद करी गई थी तब इस मिल में टोटल कितने मजदूर काम कर रहे थे? टोटल दोस्तों 5895 मजदूर काम कर रहे थे। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये सटीक डेटा है। अदालत में केस चला है बाकायदा इसका। 2018 में कहीं आके केस समाप्त हुआ है। आप समझ लीजिए कितना लंबा केस था। तो जब ये मिल बंद हुई तब कितने कर्मचारी काम कर रहे थे? 5895। मुझे नहीं पता, ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता एग्जाम में आएगा, परंतु ये जानने, खबर समझनी बहुत जरूरी है। तो 5895 मजदूर उस टाइम पर काम कर रहे थे। तो अचानक से मिल बंद हो गई तो इनका, अब हम कहते हैं ना वो ग्रेचुइटी का पैसा मिलता है, मतलब जब हम रिटायर होते हैं तो जो भी हर महीने हमारी तनख्वाह से कुछ पैसा कटता है ना, हमारे प्रोविडेंट फंड में जमा हो जाता है। तो अब इतने 5 8 9 5 मजदूर काम कर रहे थे, इन्होंने ना जाने कितना पैसा अपना उस मिल में जमा भी कर रखा था। इनकी तनख्वाह वगैरह कुछ बताया नहीं, कुछ नोटिस नहीं दिया। अरे भैया मिल है, लीगल तरीके से चल रही है, मजदूर हैं, मजदूरों के अपने कानून होते हैं, आप बिना बताए बंद नहीं कर सकते हो। उसके लिए भी मजदूरों को मुआवजा फिर देना पड़ता है साहब। ठीक है, समझ में आई? तो कुछ भी दिया नहीं गया मजदूरों को। तो ये जो मजदूर हैं तब से अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है। फिर फाइनली दोस्तों 6 अगस्त 2007 को हाई कोर्ट ने जो हुकुमचंद मिल के जो मजदूर थे उनके फेवर में, उनके पक्ष में 229 करोड़ रुपए का जो क्लेम है वो स्वीकृत किया, यानी कि एक्सेप्ट किया। इसका मतलब पता है क्या है? कि अब मध्य प्रदेश सरकार को 229 करोड़ रुपया इन 5895 मजदूरों को देना पड़ेगा, मतलब सबके बीच में बांटना पड़ेगा। इतनी चीज क्लियर हुई? अब आप ये मत समझना सर 229 करोड़ रुपया, बाप रे बाप, और वो भी, तो भैया ये भी तो देख लो, 229 करोड़ रुपया किसी एक व्यक्ति को नहीं दे रहे, 100 को नहीं दे रहे, 500 को नहीं दे रहे, 1000 को नहीं दे रहे, 2000 को नहीं दे रहे, 4000 को नहीं दे रहे, लगभग 6000 लोगों को 229 करोड़ बांटा जा रहा है। तो आप कैलकुलेशन बिठा लेना। और कहानी 300 साल का पैसा फंसा हुआ है, 300 साल का पैसा। तो 300 साल में तो व्यक्ति कितना कमा लेता, आप उसके हिसाब से उड़ेंगे, ज्यादा पैसा नहीं है ये। ठीक है। तो कम से कम हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट तो किया कि भैया 229 करोड़ तो कम से कम तुम इन मजदूरों को दो। ठीक है। अब ये पैसा सरकार कैसे देगी वो सुनो। ये जो हुकुमचंद मिल थी ये 42.5 एकड़ की जमीन पर बनी हुई थी। तो हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को ये जमीन बेचनी पड़ेगी और जमीन बेच के जो पैसा आएगा वो मजदूरों के बीच में उसको बांटना पड़ेगा। परंतु यहां पर मध्य प्रदेश की सरकार इस बात को लेके अड़ गई कि नहीं, ये जमीन तो मध्य प्रदेश सरकार की है और हम इसको बेच नहीं सकते। परंतु हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की ये मांग भी खारिज कर दी और उनको सीधा जो है बोला कि नहीं, तुम, ये जमीन तुम्हारी नहीं है, इस पर तुम्हारा हक नहीं है, ये हुकुमचंद मिल की थी और इसको बेच के तुम उन सारे 5895 जो मजदूर हैं उनका पैसा तुम उनको चुकाओ। ठीक है। परंतु ये अभी भी जो इन्होंने बोला है ना कि लगभग 4800 से ज्यादा लोगों को पैसा दिया गया, मजदूरों को पैसा दिया गया है। एक बात मैं बता दूं, ये 5895 1991 की कहानी है। इनमें से लगभग 2000 मजदूर तो मर चुके हैं। तो आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? लगभग 3895। तो पहली बात तो 4800 मजदूर आ कहां से गए? इतने साल, 300 साल से, उस जमाने में व्यक्ति 25-30 साल की उम्र में काम कर रहा होगा, 30 साल और जोड़ लो, कोविड भी बीच में आ गया, इतनी बीमारियां, तो लगभग 2000 लोग तो मर चुके हैं। न्यूज रिपोर्टर ने जो है इसको कवर किया था। लेकिन यहां बोल रहे हैं कि 4800 से 4800 लगभग मजदूरों को जो है हमने पेमेंट किया। तो पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात दोस्तों, ये नीचे यहां पर एक समरी लिखी हुई है, इसको भी आप पढ़ लेंगे, थोड़ी आपको एक नजर जानकारी मिल जाएगी। 12 दिसंबर 1991 को मिल बंद हुई।
उस टाइम पर 5 8 9 5 मजदूर मिल में काम कर रहे थे। 2000 के लगभग मजदूरों की मौत भी हो चुकी है इसमें से। ये लो, 6 अगस्त 2007 जो मैंने ऊपर पढ़ाया, हाई कोर्ट ने क्या कहा कि 229 करोड़ रुपए तुम उनको जो है पेमेंट करो, किसको, मजदूरों को। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने मात्र कितने करोड़ रुपए का पेमेंट बांटा मजदूरों के बीच में? मात्र 50 करोड़ रुपए का पेमेंट बांटा, मतलब 4 गुना पेमेंट तो उल्टा ऑलमोस्ट कम बांटा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1 मई 2018 के आसपास ये सुनवाई जो है ऑलमोस्ट खत्म होने पर आ गई और लगभग 22 मई 2018 को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मिल की जमीन पर मध्य प्रदेश सरकार का कोई हक नहीं है, पहली फुर्सत में जमीन बेचो और मजदूरों को पेमेंट करो। और अभी जो ये 4800 की बात कर रहे हैं ना, अभी खबर आई कुछ महीनों पहले की ही बात है, 4800 में से मात्र 1400 को मुआवजा मिला है। सारे नेता आ गए, सीएम साहब आ गए, सारे सांसद आ गए, फोटो वोटो खिंचा के वापस चले गए और मात्र 1400 लोगों को जो है पैसा मिला है। और जो जांच कमेटी है जो इन मजदूरों को पैसा बांट रही है, पता है इनसे क्या कह रही है? कि तुम 30 साल पहले जो तुमने मजदूरी की थी, मजदूरों को जब मजदूरी करते हैं ना मिल में, तो उनकी एक पर्ची मिलती है कि ये तुम्हारी आज की मजदूरी की पर्ची है, तुम्हारा इतना पेमेंट किया जाएगा। एक बात बताओ यार, 30 साल पुरानी मजदूरी की पर्ची पर्ची तुमसे मैं कह दूं अपना 30 साल पुराना वो राशन की दुकान का बिल दे, तो तुम्हारे पास वो भी नहीं होगा। तो वो इनसे अब मांगा जा रहा है। अब आप बताइए, तो सरकार ये ड्रामा करती है, ये पागल बनाते हैं जनता को भी और मजदूरों को तो बनाते हैं। देखो, आई एम नॉट अ बीजेपी सपोर्टर बट आई एम अ नरेंद्र मोदी सपोर्टर। मुझे नरेंद्र मोदी एज अ लीडर पसंद है। एक एक पहचान है, एक ठहराव है, एक मजबूताई है, बट एज अ बीजेपी मुझे कुछ खास नहीं लगती। इट्स अ नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी, जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नेता बस अपना पेट भरने का प्रयास करते हैं, वही सेम पॉलिटिकल पार्टी है और कुछ नहीं है कहानी। और सारे नेता, ये देखिए आप, सारे नेता सब पहुंचे हैं यहां पर, सब हाथ जोड़ खुशी मन रही है, बट मजदूरों की कहानी कौन बताएगा? गरीब की कोई नहीं सुनता साहब, गरीब की कोई नहीं सुनता। मेरा मन आज थोड़ा इसीलिए भर आया इस कहानी को सुन के कि यार मतलब गरीब का कोई है ही नहीं। जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास जुगाड़ नहीं है, तुम्हारे पास सोर्स नहीं है, तुमने भ्रष्टाचार से पैसा कमाया नहीं है, अगर तुम एक ईमानदारी की नौकरी करते हो तो मतलब इंडिया में तुम सरवाइव कर गए ना, तो तुम्हारी किस्मत है। इंडिया में सरकार ने तुम्हारी सुन ली तो तुम्हारी किस्मत है। इंडिया में न्याय व्यवस्था ने किसी पैसे वाले के अगेंस्ट एक्शन ले लिया और तुमको इंसाफ दिलाया, तुम्हारी किस्मत है साहब, नहीं तो भैया कुछ नहीं हो पाता। ऐसी ऐसी परिस्थिति है। और जब तक लोग ईमानदारी दिखाएंगे नहीं, तब तक यही हाल चलता रहेगा। एक जब हम लोग एक सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप जैसे युवा जब ऐसे पदों पर जाके बैठते हो, डीसी, डीएसपी, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, अगर इस देश के सारे पुलिस वाले कह दें कि हमें हराम की एक कमाई नहीं खानी, अगर सारे पुलिस वाले कह दें कि हमें हराम की एक कमाई नहीं खानी, मैं ये भी मान के चलता हूं कि 20 से 30%, 35% पुलिस वाले आज भी ईमानदार हैं। बची कुची पुलिस व्यवस्था उनकी वजह से चल रही है। अगर सारे पुलिस वाले कह दें कि हमको हराम की एक नहीं खानी है, हमको ईमानदारी का खाना है, तो नेता मजाल कोई आपसे जबरदस्ती का काम करवा लेगा। आप करो ही मत, आप उनकी सुनो ही मत, सारे पुलिस वाले एक हो जाओ, सारे आईएएस एक हो जाओ, सारे कलेक्टर एक हो जाओ, कोई सुनेगा? कोई सुनेगा ही नहीं। लेकिन हमको अपने लेवल पर सबसे पहले सुधार करना पड़ेगा। नेता लोग ऑटोमेटिकली, इनका भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये भ्रष्टाचार करवाते किसके माध्यम से? हम लोगों के माध्यम से करवाते हैं। अगर हम लोग मिलकर भ्रष्टाचार करना बिल्कुल जीरो कर दें, बंद कर दें, तो कोई नेता नहीं करवा पाएगा। देश एकदम लाइन पर आ जाएगा। तो कोई भी आपसे बोले ना, अरे तू एक ईमानदार कलेक्टर होके क्या कर लेगा, आप बहुत कुछ कर सकते हो। और मैं अभी जिस मंच से आप सभी तक ये आवाज जिन किसी के पास भी पहुंच रही है, याद रखना कि अगर सब एक साथ सुधर गए, हो गया काम, मजे आ गए, बल्ले बल्ले हो गई साहब। भारत माता की जय। ठीक है दोस्तों, अब देखो मेरे अंदर एक फौजी का खून है, तो ये हराम की कमाई वाला जो चक्कर है ना, ऑटोमेटिकली खून गर्म होता है जब किसी को हम भ्रष्टाचार करते हुए देखते हैं। भ्रष्टाचार का पैसा, मतलब किसी
और का वो पैसा था, आपने चोरी से अपनी जेब में रख लिया। तो ये बिल्कुल गलत है, ये अन्याय है, इसके लिए आवाज उठनी लगातार चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 200 करोड़ की लागत से बनने वाला अटल स्मारक, अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो है स्मृति में इसको बनाया गया है, अटल स्मारक का किया भूमि पूजन। तो दोस्तों अटल स्मारक तो बनेगा, लेकिन ये काम भी फंस गया साहब, ये काम भी फंस गया। लो क्यों? क्योंकि जिस जमीन पर इसको बनाया जा रहा है दोस्तों, इसको बनाया जा रहा है ग्वालियर में, ग्वालियर में इसको बनाया जा रहा है। और ग्वालियर में जिस पहाड़ी पर दोस्तों इसको बनाया जा रहा है, वहां के पेड़ काटने पड़ेंगे, थोड़े से पेड़ साफ करने पड़ेंगे, तो मामला वहां पर भी फंस गया। भूमि पूजन हो गया, भूमि पूजन होके रखा हुआ है, ये नहीं कि वहां से पेड़ हटा के दूसरी जगह लगा दें। इंदौर में 51 लाख पेड़ लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर बन रहा है, लेकिन जहां पर अटल स्मारक बनवाना है वहां पर नहीं कि थोड़ा सा, क्योंकि वहां उस पहाड़ी पे कोई देखने तो जाएगा नहीं, तो वो पॉपुलैरिटी की चीज तो है नहीं, तो उसे करके क्या लाभ है, तो उसे नहीं किया। वो काम अभी भी फंसा हुआ है, बस भूमि पूजन हो गया है साहब, ठीक है। तो याद रखना कि अटल स्मारक कहां पर बनने वाला है, तो अटल स्मारक दोस्तों जो है ग्वालियर में बनने वाला है। आप ऐसा मत समझना कि मैं आज थोड़ी राजनीति की बातें कर रहा हूं, मुझे तो लगता है कि सिविल सर्विस का टीचर होने के बाद भी मैं बहुत कम राजनीति की बातें करता हूं, क्योंकि मुझे पर्सनली राजनीति की बात में कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं है। बट ये यार देश की बात है, देश की बात के लिए तो बोलना तो पड़ता है। अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो ना लगे, क्योंकि मेरे विचार किसी के गुलाम नहीं है। मेरा जो मानना है, तो मुझे लगता है कि अगर मुझे अपने मानने में सुधार करना चाहिए तभी मैं करूंगा, और अगर मुझे पता है कि मेरा जो मानना है वो सत्य है, तो फिर मेरे विचार किसी के गुलाम नहीं है, मुझे तो बोलना पड़ेगा साहब, ठीक है। और हर किसी को बोलना चाहिए दोस्त, आपको भी आवाज इसके लिए उठानी चाहिए। दोस्तों आज की ये जो आखिरी खबर हमारे पास यहां पर मौजूद है, ये क्या है कि साइबर तहसील परियोजना, कौन सी तहसील? साइबर तहसील, साइबर तहसील, साइबर तहसील परियोजना, ठीक है दोस्तों। साइबर तहसील क्या है? एक तरीके का ऑनलाइन सिस्टम है। क्या है? ऑनलाइन सिस्टम है, जहां पर आप ऑनलाइन के माध्यम से बिना तहसील जाए, बिना अपना चेहरा दिखाए अपना काम करवा सकते हैं। और मंत्री परिषद द्वारा 1 जनवरी 2024 से, किस तारीख से? ये तारीख दोस्तों इंपॉर्टेंट बन जाती है। 1 जनवरी 2024 से साइबर तहसील की व्यवस्था मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू करने का निर्णय ले लिया गया है, ठीक है दोस्तों। इस चीज को आप याद रखिएगा, बस इसमें इतनी ही समझाने वाली बात है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वर्तमान में यह व्यवस्था प्रदेश के 12 जिलों की 442 तहसीलों में लागू है। यानी कि बात तो जरूर करी गई है कि 55 जिलों में लागू कर देंगे, परंतु अभी वर्तमान में केवल 12 जिलों की 442 तहसील में इस ऑनलाइन फॉर्मेट का यूज हुआ है। और ये 12 जिलों में से इंदौर तो होगा ही होगा, क्योंकि नाम तो यहीं से मिलता है, भोपाल होगा, ग्वालियर होगा, जबलपुर होगा, सागर होगा, तो मतलब बड़े बड़े जिले यहां पर उठा लिए होंगे, लेकिन अभी भी बाकी जिले कवर होना इसमें बाकी हैं। तो बस इतना नाम आप जो है इसका याद रखिएगा। और दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम करेंगे समाप्त। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, इंटरेस्ट के साथ सीखा होगा, और जैसे ही आप लेक्चर पूरा देखते हो तो हर चीज आपको मेमोराइज भी हो जाती है, इसका भी मैं पूरी आशा करता हूं। तो दोस्तों मुलाकात करूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।